देखिए, बहुत शॉर्ट ब्रीफ में बताता हूँ। 1990 में मंडल लागू होने के बाद से यूपी, बिहार में और झारखंड में और कुछ अन्य राज्यों में जो जाति के आधार पर जो राजनीति हुई है और जो लोकतंत्र का जो रायता फैला है, उसको जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने समेटा है और यूपी में लगातार 2 बार सरकार बनाई है बीजेपी ने, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ ये क्षेत्रीय पार्टियों को किसी राजनीतिक अनुशासन में काम करने की आदत ही नहीं है। और अमित शाह जिस तरीके से काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से, उसका सीधा मतलब ये है कि सभी दलों में, और जब गठबंधन होता है तब और ज्यादा बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े स्तर पर राजनीतिक दलों के एक दल के आपसी और गठबंधन में कई गुना ज्यादा गतिरोध और कॉन्ट्रडिक्शन जो जो उभर के आते हैं। और पार्टियों में और पार्टी के अंदर और गठबंधन के पार्टनर के साथ रस्साकशी, टिकट बंटवारे में खींचतान एक सामान्य बात है। लीडरशिप का काम होता है इन सारे अंतर विरोधों के बीच में समन्वय स्थापित करना। यही काम अमित शाह तो कर रहे हैं बिहार में, और क्या कर रहे हैं? यही काम उन्होंने यूपी में किया, यही काम उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया, यही काम वो हर राज्य में करते हैं जहां जहां चुनाव होता है। तो अगर लीडरशिप का काम, नेतृत्व का काम समन्वय स्थापित करना नहीं है तो क्या है? अब मुझे बताइए, महागठबंधन में जो भी सीटों को बंटवारे को लेकर के जो विवाद है, जो गतिरोध है और जो अंतर विरोध है, उनके समन्वय के लिए, उनको सुलटाने के लिए महागठबंधन में या इंडी अलायंस में कौन सा मैकेनिज्म है जो आपको काम करता हुआ दिख रहा है? बताइए कौन है? क्या कांग्रेस में कोई है? अगर अगर राहुल गांधी कहते हैं कि तेजस्वी से कि आप दिल्ली आइए, तो वो संजय यादव को भेज देते हैं। अगर आरजेडी कहती है कि आप पटना आइए, तो वो केसी वेणु को, अगर वो कहते हैं राहुल गांधी आप आइए, तो वो केसी वेणुगोपाल को भेज देते हैं। क्या बीजेपी में कोई ऐसा कहीं कोई आपको दिखाई पड़ता कंफ्यूजन कि जो कुछ भी है, सारे मामले, चाहे वो जेडीयू का हो, चाहे मांझी का मामला हो, चाहे एलजेपी का मामला हो। आज भी फोटो जो है काफी सर्कुलेट हुई है कि उनकी अमित शाह की बैठक हो रही है चिराग पासवान के साथ। तो यानी बीजेपी का एक वेल क्राफ्टेड, वेल वर्कड आउट एक इलेक्शन का मैकेनिज्म उन्होंने विकसित कर लिया है। कोई नया काम वो बिहार में नहीं कर रहे हैं कि किन मुद्दों पे। अब जैसे अभिषेक ने कहा कि एक साहब बहुत नाराज थे, तो उनको कहा गया कि आपको आपको लोकसभा लड़ना है। यानी अमित शाह की बात में वजन है, अमित शाह के एश्योरेंस में, अमित शाह के आश्वासन में वजन है, जिसको नेता और हर राज्य में विश्वास करता है। तो उसका विरोध शांत हो गया। हिमाचल में पिछली बार जब असेंबली चुनाव हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बीजेपी के एक आम कार्यकर्ता को फोन किया था, कहा भाई तुम रेबल क्यों हो गए हो? उसने साफ साफ कहा कि मुझे जेपी नड्डा ने बहुत परेशान किया है। और वो मोदी के कहने पर भी नहीं माना, और वो इलेक्शन में लड़ा रहा, और अंततः उसने बीजेपी को सीट हरवा दी। तो अगर अब उसने हरवा दी, अब या तो वो पार्टी में रहेगा या अब कभी नहीं रहेगा, ये तय हो गया ना। तो ये जो जो महागठबंधन जो चल रहा है, यहाँ पे केवल जो है, जो जो कहानियां बताई हैं अभी अभिषेक ने, कि चुनाव आयोग तय करेगा कि वहां उम्मीदवार अभिषेक तिवारी होंगे या ओंकार चौधरी होंगे। चुनाव आयोग का काम कैंडिडेट तय करना नहीं होता है। ये तो बहुत ही अनूठा जो है। और ये जो अमित शाह ने कहा है कि बिहार तो लोकतंत्र की जननी है, तो ये कुछ ज्यादा ही आगे चला गया है बिहार, मुझे लग रहा है। ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना आज तक कि इस तरह का डिस्प्यूट। और मुझे लग रहा है कहीं जो रिटर्निंग अफसर है, कहीं वो ना फंस जाए, भाई तुमने क्या किया, ये कैसे तुमने स्वीकार कर लिया। खैर वो नहीं फंसेगा, क्योंकि वो सारे नामांकन स्क्रूटनी में रद्द हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी उसको। चुनो ये आरपी एक्ट में आरओ को बहुत अधिकार होते हैं, तो वो रद्द कर देगा। तो यानी ये साफ हो गया कि 2024 में जो सीटें कांग्रेस की बढ़ के 99 हो गई, और बीजेपी की सीटें घट कर 240 हो गई, उससे इनका इतना अति आत्मविश्वास है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनाव बुरी तरह हारने के बाद बीजेपी तीनों राज्यों में बहुत आराम से चुनाव जीती है, बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री उसकी रही है। इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा,
और इनके यहाँ आज भी एनार्की है, और इनकी जो राजनीति है वो खाली चुनाव लड़ना है, होगा देखा जाएगा। लेकिन एक सुस्पष्ट एक विजन के साथ, एक कार्यक्रम के साथ, एक प्लानिंग प्रोग्राम के साथ कि हमें क्या करना है सरकार बनाने के बाद, और क्या करना है सरकार बनने के पहले, और क्या करना है चुनाव लड़ने के लिए, सारी चीजें बड़ी सुस्पष्ट हैं और वेल डिफाइंड हैं, जो कि भारत के संविधान और भारत की लोकतांत्रिक मान्यताओं परंपरा के दायरे में है। तो ये कांग्रेस कर क्या रही है? और एकाएक बिहार में बाढ़ आ गई है यूट्यूबर के प्री पोल सर्विस की, और सबके सब आरजेडी की सरकार बनवा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सा चमत्कार है जहां से उन्होंने सर्वे कर लिया और कोई आरजेडी को 80 दे रहा है, मैं चलिए आपने बोल दिया तो ये सर्वे का बता देता हूँ, 98 दे रहा है जी। तो ये जो है अपने आप में इट्स ए वेरी सैड रिफ्लेक्शन ऑन द पॉलिटिकल कॉम्पिटेंस ऑफ द कांग्रेस एंड आरजेडी एंड ओवरऑल महागठबंधन। आप निराश मत होइए सर, बिहार में देखिए असली डेमोक्रेसी चल रही है, डेमोक्रेसी का टेस्ट चल रहा है। आपको पता है सर, बीजेपी से स्टार कैंपेनर के लिस्ट में अश्विनी चौबे हैं, और भागलपुर से बगावत करके उनके बेटे सारस्वत चौबे चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी सर, क्या बात कर रहे हैं। असली डेमोक्रेसी यही है। रही अच्छा, मैं तो 1 मिनट में मैं बता दूं, अभी कुछ दिन पहले राजद ने कुछ इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया था, बिहार के सभी इन्फ्लुएंसर्स को, और बोला 160 के ऊपर का नंबर जिसको मर्जी देना है, जो देना है दे दो, ये लो सर्वे करने के लिए पैसे। उसमें हमारे भी, उन्होंने पता नहीं है कि उस चैनल का भी ऑनर मैं ही हूं, एक चैनल बिहार का भी मैं चलाता हूं, वो हिडन अस्त्र है मेरा। तो हमारे भी तरफ से हमारे काम करने वाली लड़की को, हमारे यहाँ काम करने वाली बच्ची को बुलाया गया था। उसे कहा गया था कि तुम 180 सीट का नंबर दे दो। उसने बोला स्थिति तो आपकी 80 सीट की नहीं है और आप 180 सीट दिलवा रहे हैं, आप मेरी अपनी नहीं तो मेरी क्रेडिबिलिटी का ध्यान दीजिए। तो कह रहे क्या बात कर रही हो, 80 सीट नहीं जीत रहे। बोला आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता के जा रहे हैं, मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। ये स्थिति है। तो मेरे पास सूचना आई है कि प्रधानमंत्री की जो जनसभाएं हैं वो कहाँ होने जा रही हैं। दर्शकों को मैं ये साझा कर देता हूँ। जो फर्स्ट फेज की वोटिंग है उसके लिए 12 सभाएं होंगी, जैसा अभी अभिषेक जी ने भी बताया था। 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री सासाराम, गया और भागलपुर जाएंगे। 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में रैली करेंगे। और 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में उनकी सभाएं होंगी। 3 नवंबर को यानी प्रचार के अंतिम दिन से 1 दिन पहले पश्चिमी चंपारण, सहरसा और अररिया के बल्कि फारबिसगंज में उनकी सभा होगी। तो ये 12 सभाएं फर्स्ट फेज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है। और इसके अलावा योगी जी मोर्चा संभालेंगे ही। जी बिल्कुल अभिषेक जी, तो क्या इसके बाद क्या सिचुएशन बनेगी? ये इंडिया अलायंस में वैसे ही वो, मैं एक और जुमला कहता हूं, जूतों में दाल बटी हुई है। तो इनकी सभाओं के बाद क्या होगा? अब देखिए, जूतों में दाल बटी रही है, तो साथ में एक और है कि थारो जूता मारे सर पे, वो भी ऐड कर ही लीजिए। तो स्थिति वो है कि भाई जूते पड़ रहे हैं सर पे, और कमाल है कि वो आदमी गंजा है, बाल भी नहीं है। तो ये स्थिति है, क्योंकि सिर्फ मोदी योगी नहीं है, देवेंद्र फडणवीस, हेमंता बिस्व शर्मा, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, ललन सिंह, ये लोग मिलके तो खुद ही 121 लोग हैं। एक सीट भी नहीं पे स्टार कैंपेनिंग की तो हो गया काम। अरे मोहन यादव भी हैं। नहीं, मोहन यादव दूर रहेंगे जहां तक मुझे पता है। बड़ी फजीहत हो चुकी है मोहन यादव की कुछ चीजों को लेकर के, और इस चुनावी कैंपेन से मोहन यादव दूर ही हैं, मैं जानता हूं। वो बैकफायर कुछ किया है, और आईटी सेल को भी उनका चल रहा है। हाँ, वो ओबीसी सम्मेलन के नाम पर कुछ चीजें बैकफायर की है। इनफैक्ट बीजेपी ने इसी कारण बहुत ज्यादा यहाँ पे टिकट वितरण में इस बात का ध्यान रखा है।
लेकिन स्टार कैंपेनर के लिस्ट में नायाब सिंह सैनी भी हैं। और तो और मैं बताऊं, रमेश बिधूड़ी जी आए हुए थे और किशनगंज में। सिंबोलिज्म देखिए बिहार में। और रमेश बिधूड़ी जी आइकॉन आदमी एलजेपीआर के कलीमुद्दीन के लिए कैंपेन की है। तो हिमंता को तो वहां लगाना चाहिए जहां राहुल गांधी की सभाएं प्रस्तावित होंगी। अब तो ये खैर पार्टी डिसाइड करेगी। पहले राहुल गांधी की प्रस्तावित सभाओं का सर कोई डिटेल नहीं है। आज मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा था कांग्रेस के वेबसाइट वगैरह पे, अभी कोई प्लानिंग ही नहीं है कांग्रेस की। और दीपावली के बाद एक दिन ऐसे गुजरता है सर, अब 22 तारीख से है और 3 तारीख को ये कैंपेनिंग का टाइम खत्म हो जाएगा। 12 दिन में राहुल गांधी, हालांकि मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी ज्यादा से ज्यादा सभाएं करें। हाँ, ज्यादा सभाएं होनी चाहिए। हाँ, ज्यादा सभाएं होनी चाहिए राहुल गांधी की। लेकिन राहुल गांधी का तो कोई प्लान ही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस डेस्परेट है कि राजद को खा जाना है, बर्बाद कर देना है। पर इतनी मोहब्बत ये पैदा कैसे हुई दोनों के बीच में? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। देखिए, मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी या कांग्रेस 5-7 सीट के लिए इतनी बदमाशी कर सकती है। ये मैटर 5-7 सीट का नहीं है सर, क्योंकि हम सब जानते हैं 61 सीट तो आरजेडी देने को तैयार हो गई थी 61। तो कौन कौन लोग हैं? एक तो पप्पू यादव है, दूसरे तारिक अनवर भी हैं, कन्हैया कुमार गैंग भी है, यहां तक कि अल्लावरू में भी है, लोग कन्विंस हो गए। तो पूरा बिहार का ही कांग्रेस यूनिट एकदम एंटी राजद हुआ पड़ा है। तो राहुल गांधी इसमें क्या बीच बचाव करे? राहुल गांधी को तो यही लोग फीडबैक भेजेंगे जो भेजेंगे। सूचना तो ये भी है कि जो प्रदेश अध्यक्ष लगाया वो भी लालू जी को पसंद नहीं है। नहीं, वो तो शुरू दिन से, पहले दिन से ही, तभी तो ये हुआ ना कि उनके अगेंस्ट में एक उतार दिया गया है। आज देखिए जो ट्वीट किया है उसका मैं आपको ये बता दूं। राजेश राम ने ट्वीट जो किया है, कांग्रेस अध्यक्ष, दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इनकलाब होगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। नीचे में अनारकली अफारा आरजेडी की जो देखती है ट्विटर पर, वो लिख रहे हैं सुरेश पासवान भी तो दलित समाज से है, यानी आपके अगेंस्ट जिसको खड़ा किया है। आप सोचिए कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को अगर हराने की साजिश आरजेडी की तरफ से होने लगे, तब तो जूतों में दाल बट ही चुकी है। अब क्या बचा फिर कहने को? ऐसा तो आपने सुना नहीं होगा कहीं भी कि बिहार में सम्राट चौधरी के अगेंस्ट नीतीश कुमार एक कैंडिडेट खड़ा कर दे। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस अलायंस में न समन्वय है, न समीकरण है, बस लड़े जा रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं पता नहीं। नहीं, आपने सब कह दिया, सब पता हो गया, कुछ छुपा नहीं। अब अभिषेक जी, ये फर्स्ट फेज में जो 18 जिलों में चुनाव होने वाला है, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कौन से जिले इनमें चुनौती रहे हैं बीजेपी के लिए, और उन जिलों पर किस तरह की रणनीति देखने को मिल सकती है इनकी तरफ से? देखिए, एक तो पूरा बक्सर जिला खाता नहीं खोले थे, खाता भी नहीं खुला था बक्सर जिला में। आरा में भी आप एक आरा जीते किसी प्रकार से अमरेंद्र प्रताप सिंह, और एक बड़हरा जीते थे। बड़हरा इस बार फंसी हुई है। आरा निकल जाएगा, शाहपुर निकल जाएगा, जगदीशपुर भी निकल जाएगा और तरारी भी निकल जाएगा। एक सीट बरहमपुर वाली है, मेरे ख्याल से वो भी बक्सर जिले में पड़ती है, वो भी ये निकाल लेंगे। आनंद मिश्रा बक्सर की सीट इस बार निकालने के प्रबल दावेदार है। तो इस बार तो कहानी ही अलग है। यहां पर इस बार तो कहानी ही अलग है। सहार वाली सीट से राधाचरण सेठ अजय यादव के अगेंस्ट ताल ठोक रहे हैं। तो मुझे लग रहा है राधाचरण सेठ जीते ना जीते, लेकिन फाइट तगड़ी हो जाएगी। और क्या पता, पैसा बहुत, धनबल बहुत है राधाचरण सेठ के पास, तो क्या पता वहां कहानी भी बदल जाए। कुल मिला के चीजें इनके हिसाब से तो मैं देख रहा हूं कुछ भी ठीक नहीं है। इधर बहुत कुछ ठीक करने का प्रयास हो रहा है।
क्योंकि मैंने एक सीट और भूला हूं, अगियाओं वाली सीट। उस सीट में हर बार ये लोग राम कैंडिडेट वगैरह कुछ लगाते थे, इस बार पासवान कैंडिडेट उतार दिया है। परंपरागत रूप से जो माले का वोट बैंक होता था पासवान, वो इस तरफ शिफ्ट हुआ, तो फिर कहानी बदलेगी।